जोहार साथियों, आप सभी लोगों का आज के इस लाइव में स्वागत है। आदिवासी साहित्य लाइव श्रृंखला में आज के 3 बजे के सत्र में हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गंगा साहेब मीणा जी। मैं उनको जोहार कहता हूं। गंगा जी जोहार। जोहार। जोहार, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप सुनाइए। बढ़िया हैं सब। कैसा चल रहा है अभी? दिल्ली का हालचाल क्या है और आपके राजस्थान का? जो हालचाल है, जितना मीडिया हमें दिखाता है, जितना हम जानते हैं, उसी के माध्यम से जानते हैं। ये हमारी सीमा है। जो राजस्थान का खास तौर पे गांव जो जिन्होंने खुद को सील कर लिया, बाहरी लोगों का प्रवेश रोक दिया, वो गांव सुरक्षित हैं। जहां पर भी दिल्ली, जयपुर या कहीं बाहर से लोग आए हैं, वहां पर संक्रमण के इक्के दुक्के केस आए हैं सामने। बाकी ज्यादातर लोग ठीक ठाक हैं। चल रहा है जैसा सरकार चाहती है, जैसा कोरोना चाहता है, वैसा ही चल रहा है। तो इन कोरोना के लॉकडाउन के दिनों में आपने समय को कैसे गुजारा? आप तो जानते हैं कि मेरे पास तो कामों की एक लंबी फहरिस्त है, और उनमें सबसे ऊपर है 2 बच्चे हैं। एक तो सिर्फ 10 महीने का है, एक 5 साल का है। तो वक्त का पता ही नहीं चलता, वक्त कट जाता है, पूरा दिन यूं ही चला जाता है उनके साथ खेलते हुए और घर के काम करते हुए। साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। जिन विद्यार्थियों को यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, एमफिल के विद्यार्थियों को, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और आपकी मदद से एक ऑनलाइन कोर्स हमारा चल रहा था, अभी तक उसमें व्यस्त थे। हिंदी भाषा का अवधि और विकास, जो स्वयं के पोर्टल पर था, MHRD के पोर्टल पर। उन इन सब कार्यों में इतनी व्यस्तता रही कि मुझे तो लॉकडाउन का कोई खास पता नहीं चला। और अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और चले तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि कई योजनाएं भी हैं। लिखने पढ़ने की काफी योजनाएं पेंडिंग हैं। उनको पूरा करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। तो मैं सबसे पहले गंगा जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आदिवासी साहित्य है और जो इस देश का साहित्य है, उसमें आदिवासी साहित्य कितना है, और आदिवासी साहित्य और जो देश का जो तथाकथित साहित्य है उसमें मूल बुनियादी फर्क क्या है? मेरे ख्याल से ये सवाल जो आदिवासी साहित्य की अवधारणा से जुड़ा है और उसकी विशेषताओं से जुड़ा है। जो कुछ हमने सीखा है पिछले दिनों में आदिवासी साहित्य से संवाद करते हुए, उससे इस फर्क को मैं अब ठीक ठीक समझ पा रहा हूँ। दरअसल बाहरी समाज में साहित्य एक कला माध्यम है, जिसको एक खास दर्जा प्राप्त है, जिसकी कुछ शर्तें हैं। मैं हमेशा जब भी आदिवासी साहित्य के बारे में बात करता हूँ, तो अपने विद्यार्थियों से एक सवाल पूछता हूँ कि आपकी पसंदीदा रचना कौन सी है। वे जिस भी रचना का नाम बताते हैं, निश्चित तौर पर उसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी होती है। जैसे वो किसी बड़ी भाषा में होती है, बहुसंख्यक समाज की भाषा में वो लिखित होती है, वो मुद्रित होती है। बहुत संभावना है कि वो किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है। बहुत संभावना है कि वो पुरस्कृत होती है। इन सारी शर्तों के साथ में, यानी किसी रचना का लिखे हुए होना, मुद्रित होना, बड़ी भाषा में होना, साथ में जोड़ सकते हैं आप बड़े प्रकाशक के यहाँ से मुद्रित होना, पुरस्कृत होना, और पाठ्यक्रम का हिस्सा होना। क्या वास्तव में इन चीजों के आधार पर हम साहित्य का निर्धारण करेंगे? मैं सवाल पूछता हूँ अगला कि जो रचनाएं इन शर्तों पे खरी नहीं उतरती, तो क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं वो अच्छी रचनाएं नहीं है? यानी जो प्रकाशित नहीं है, जो किसी बड़ी भाषा में नहीं है, जो लिखी भी नहीं गई है, जिसको कोई पुरस्कार नहीं मिला, जो किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, क्या वो अच्छी रचनाएं नहीं है? इसका मतलब ये है कि हमने हर चीज के कुछ प्रतिमान तय किए हुए हैं। उन प्रतिमानों के आधार पर हम अच्छे और बुरे का निर्धारण करते हैं, किसी के होने या ना होने का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले आदिवासी साहित्य को समझने के लिए हमें इन प्रतिमानों को छोड़ना होगा, तब
सही हम एक परिपाटी की तरफ बढ़ पाएँगे, एक सही तरीके की तरफ बढ़ेंगे। और इस लिहाज से देखें तो आदिवासी साहित्य मेरे ख़्याल से अ, आदिवासी जीवन का उस तरह से हिस्सा है जैसे कि उनका खाना-पीना, रहना या ज़िंदगी के दूसरे काम करना, वो अलग से कोई कला माध्यम हो और उसको कोई एक अलग दर्जा प्राप्त हो और कि किसी दूसरे कला माध्यम को निकृष्ट समझा जाए, उससे श्रेष्ठ समझा जाए, ऐसी कोई शर्त आदिवासी साहित्य के साथ में आप लागू नहीं कर सकते। एक आदिवासी जीवन में अगर आप, चूँकि आदिवासी साहित्य का जो मूल आधार है, वो पुरखा साहित्य है, जो ओरेचर है। और उसके मूल में वो आदिवासियत है जो मनुष्यता की श्रेष्ठता के दावे को खारिज करती है, किसी कला माध्यम या किसी के भी श्रेष्ठता और निकृष्टता के दावे को खारिज करती है और जीवन का एक अभिन्न अंग है। वहाँ से हमको आदिवासी साहित्य की अवधारणा को समझना पड़ेगा, फिर आदिवासी भाषाओं में जाना पड़ेगा, तब हम आदिवासी साहित्य की सही अवधारणा को समझ पाएँगे। लेकिन हो क्या रहा है, बड़ी दुखद स्थिति है कि जो भी लोग आदिवासी साहित्य पे काम करते हैं, वो इन दोनों मुख्य चीज़ों को, जो मौखिक परंपरा है यानी पुरखा साहित्य है, उसको भी छोड़ देते हैं और जी। आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य को भी छोड़ देते हैं या आदिवासी भाषाओं में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, उसको छोड़ देते हैं और जो प्रतिमान तय कर दिए गए हैं बाहरी समाज द्वारा, बाहरी विद्वानों द्वारा, उन्हीं प्रतिमानों के आधार पर साहित्य को नापते-तोलते हैं और आदिवासी साहित्य के बारे में ना के बराबर जान पाते हैं। गंगा जी, आपने बहुत सटीक बात कही और उन ज़रूरी बिंदुओं की तरफ इशारा किया और उस पर बात रखी कि आदिवासी साहित्य को जो देश का तथाकथित साहित्य है उसके मानदंडों पर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। आप अकादमिक जगत में रहे हैं और आपने सबसे पहली नौकरी शायद पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन की थी। उसके बाद और जी। भी जगह पर रहे, फिर आप बीच में तुर्की अंकारा यूनिवर्सिटी भी पढ़ाने गए। तो जो एकेडमिक जो दुनिया है उसमें आदिवासी लिटरेचर को या आदिवासी रचनाओं को, और जैसा कि यूजीसी ने कुछ साल पहले ये शायद गाइडलाइंस भी जारी किया था कि आदिवासी साहित्य को पाठ्यक्रमों में जोड़ा जाए, तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आदिवासी साहित्य की अकादमिक जगत में क्या कैसी उपस्थिति है और उसको कितनी मान्यता है, और क्या उसको वाकई दलित साहित्य की तरह आदिवासी साहित्य को भी विश्वविद्यालयों ने अपनाया है? नहीं अपनाया है, बड़ी दुखद स्थिति है ये। जी। दरअसल हमारी अगर हम इस सवाल पर सोचें तो हमको मुख्य धारा के नज़रिए को छोड़ना पड़ेगा सोचने के लिए भी, क्योंकि जी। हम अगर सत्ता प्रतिष्ठान में हिस्सेदारी चाहते हैं तो कहीं न कहीं हम जो दूसरे तथाकथित साहित्यिक आंदोलन है या विमर्श हैं, उसी की तरह हम बन जाएँगे। मेरे ख़्याल से इस जद्दोजहद में बहुत पड़ना नहीं चाहिए कि हमें उसमें हिस्सेदारी चाहिए और उस तरह की हिस्सेदारी चाहिए। और जहाँ तक इसको अपनाए जाने का सवाल है, जैसे देश के आदिवासियों को, दुनिया के आदिवासियों को बाहरी समाज के लोग नहीं अपनाते, ऐसे साहित्य को भी नहीं अपनाते। इसकी वजह स्पष्ट है कि स्वयं जो हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है या कोई और साहित्य है, जो विभाग स्तर पर चीज़ें चलती हैं, तो पाठ्यक्रमों का निर्माण पूरी तरह से एक राजनीतिक प्रक्रिया है, साहित्य की अपनी एक राजनीति होती है और उसमें चूँकि आदिवासियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उनकी तरफ से बोलने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए उनका पाठ्यक्रम मूल रूप में जैसा कि होना चाहिए वैसा कहीं भी मेरे ख़्याल से शामिल नहीं हो पाया है। और जहाँ पर भी कोई सेमिनार करता है, क्योंकि यूजीसी और तमाम संस्थाएँ आजकल आदिवासियों के नाम पे काफ़ी फंड करती है, तो कोई भी सेमिनार करता है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करता है या कोई पीएचडी के लिए भी रिसर्च करता है, तो उसकी समस्या यही है कि उसमें जो प्रतिमान है वो तय प्रतिमान है। वो अ, आदिवासियत उसमें कहीं नहीं है, आदिवासियत को जानने की इच्छा भी उसमें बहुत कम दिखाई पड़ती है। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है, इससे हम कैसे निजात पाएँ? क्योंकि आदिवासी दर्शन तक अब लोग धीरे-धीरे आदिवासी दर्शन की बात तो करने लगे, लेकिन आदिवासी दर्शन है क्या और उसको पढ़ा कैसे जाना चाहिए, उसको समझा कैसे जाना चाहिए, इस बात तक नहीं पहुँच पाए हैं। और जो आपने सवाल उठाया कि रिसेप्शन या स्वीकारोक्ति किस प्रकार की आदिवासी साहित्य की,
तो जो आदिवासी मुद्दे पर एक गैर आदिवासी की रचना आती है, और मैं पिछले 10 वर्षों से कम इस बात को नोट कर रहा हूँ। किसी गैर आदिवासी रचनाकार की रचना आती है, महीने भर में उसकी दर्जनों समीक्षाएं छप जाती है, गोष्ठियां शुरू हो जाती हैं उस रचना पर, उसको पुरस्कार देने की चर्चाएं शुरू हो जाती है, और कुछ समय बाद वो पाठ्यक्रमों का हिस्सा भी बन जाता है। बहुत सारी रचनाएं मेरे सामने इस तरह पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनी है और श्रेष्ठ रचनाओं में गिनी गई है। उसी दौरान कोई आदिवासी अपनी भाषा में लिखता है या हिंदी अंग्रेजी में लिखता है, बांग्ला तमिल में लिखता है, उसको कोई पहचान नहीं मिलती, उसको कोई तवज्जो नहीं मिलती। उसकी शर्त यही है, जिन आदिवासी रचनाकारों को थोड़ी बहुत पहचान मिली है हमारे, वो सम्माननीय है आप कह सकते हैं, लेकिन उनको पहचान सिर्फ इसलिए मिली है कि मतलब अकादमियों में और पाठ्यक्रमों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको पहचान सिर्फ इसलिए मिली है कि वो अकादमियों और पाठ्यक्रम निर्माताओं, अकादमी के सदस्यों और पाठ्यक्रम निर्माताओं को वो खुश रखते हैं, उनसे मेल-जोल रखते हैं, सिर्फ इस वजह से उनको वो पहचान मिल पाती है। जबकि ये कोई आधार नहीं होना चाहिए किसी साहित्य को पहचान मिलने का। उस साहित्य के साथ एक संवाद की कोशिश अभी तक बाहरी समाज में नहीं दिखाई पड़ती। जी गंगा जी, आपने ठीक कहा कि अभी भी अकादमिक जगत में जो आदिवासी साहित्य है उसकी उपस्थिति नहीं के बराबर है, और हम लोगों को भी इस होड़ से बचना चाहिए। लेकिन ये सवाल तो है ही कि अगर इस देश में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, जो साहित्य अकादमियाँ हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो इंसानी ज्ञान मुकम्मल तौर पर आना चाहिए, जब तक उसमें आदिवासी इतिहास, भाषाएं, संस्कृति वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगी, मुश्किल होगा इस देश को या इस दुनिया के साहित्य को और विजडम को एक मुकम्मल स्वरूप देना। दोस्तों, जो लोग इस लाइव में बाद में जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज के इस आदिवासी साहित्य लाइव के इस सत्र में हमारे साथ हैं डॉक्टर गंगा साहेब मीणा। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब लोग उनको जानते हैं, और हम लोग उनसे आज बात करेंगे आदिवासी आत्मसंस्मरणों पर। लेकिन इस विषय पर आने से पहले हम लोग थोड़ा पहले बात कर रहे हैं आदिवासी साहित्य वैचारिकी और उसकी राजनीति पर हम लोग बात कर रहे हैं। गंगा जी, थोड़ा सा आदिवासी दर्शन और आदिवासियत को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो इस संबंध में आपकी जो समझ है वो बताएं, ताकि जो दर्शक इसको देख रहे हैं वो आपकी राय से वाकिफ हो सके। आदिवासियत क्या है? आदिवासी साहित्य मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, आप एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि इंटरनेट चला गया था। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आदिवासियत क्या है, आदिवासी साहित्य क्या है, उसकी वैचारिकी क्या है, आदिवासी दर्शन क्या है? आप तो इस बात के साक्षी हैं कि हमने 2014 में रांची में एक आदिवासी साहित्य का घोषणा पत्र जारी किया था, और हमने ये निर्धारित किया कि आदिवासी दर्शन आदिवासी साहित्य की मूलभूत शर्त है। जिस रचना में आदिवासी दर्शन होगा वही आदिवासी साहित्य होगी। लेकिन सवाल यह है कि आदिवासी दर्शन क्या है? आदिवासी दर्शन की खोज हम कहाँ करेंगे? आदिवासी दर्शन के जो प्रामाणिक साक्ष्य हमको मिलेंगे वो पुरखा साहित्य में मिलेंगे, यानी जो मौखिक परंपरा है देश के विभिन्न आदिवासी समुदायों में। जैसे मैंने एक बात आपको बताई कि वहाँ पर साहित्य एक अलग कला माध्यम नहीं है, एक श्रेष्ठ या एक बेहतरीन कला माध्यम की बजाय वो जीवन का एक हिस्सा है। इसी प्रकार आप देखें कि अक्सर हम जब हिंदू माइथोलॉजी में यकीन करते हैं तो हम कहते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो मेरे ख्याल से दुनिया के ज़्यादातर आदिवासी समुदायों में इस बात का नकार आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पर आपको आप जानेंगे कि केवल मनुष्य महत्वपूर्ण नहीं है, दुनिया के सभी प्राणी महत्वपूर्ण हैं। न केवल प्राणी बल्कि जंगल, पहाड़, नदियाँ, पेड़-पौधे सब कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए सबको बचाया जाना ज़रूरी है। जब हम मनुष्य को केंद्रित करके कोई भी आज हम कहते हैं कि हमने मनुष्य को केंद्रित करके इतना विकास किया है, और इसको हिंदी में और दूसरी भाषाओं में बड़े दावे के साथ कहा जाता है कि भई मनुष्य के लिए हमने इतनी सुख-सुविधाएँ जुटा ली, आज मनुष्य इतना आगे आ चुका है। आदिवासी दर्शन इस दावे को खारिज करता है। आदिवासी दर्शन पूरी सृष्टि के रचाव और बचाव का दर्शन है, सामूहिकता का दर्शन है, सामाजिकता का दर्शन है। और आपने ठीक सवाल उठाया था जब ये सोशल डिस्टेंसिंग शब्द आया, तो सोशल डिस्टेंसिंग बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेटरी शब्द है, एक
विभाजन मूलक या आप कह सकते हैं कि एक समस्या मूलक शब्द है। इसकी जी जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग या भौतिक दूरी या शारीरिक दूरी कुछ और शब्द हो सकता था। तो उस आदिवासी दर्शन में, आदिवासियत में सामाजिकता, सामूहिकता और सह अस्तित्व एक मूलभूत चीज है, उसके बिना आप उनकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मुंडारी गीतों का अध्ययन करते हुए वीरभद्र तलवार ने एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि वहां जी पर आपको जब प्रेम में त्रिकोण पैदा होता है तो बाहरी समाज में आप देखेंगे प्रेम में त्रिकोण में मारकाट मच जाएगी, लेकिन जी मुंडारी गीतों में ऐसी मारकाट आपको नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है कि वो व्यक्ति पर मैं अधिकार कर लूं, वो छिन जाएगा तो मैं दूसरे को मार दूं, जो कि बाहरी समाज में हम देखते हैं। वहां पर वो सामूहिकता महत्वपूर्ण है और सामने वाले की खुशी महत्वपूर्ण है, उसका चुनाव महत्वपूर्ण है। अगर वो हमें छोड़ करके जा रहा है या जा रही है तो उसके इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए और हमें पूरे समूह की और समाज की के बारे में भी सोचना चाहिए और उन मूल्यों और परंपराओं के बारे में सोचना चाहिए, उस सामूहिकता के बारे में सोचना चाहिए, किसी का अहित करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये अ, एक उदाहरण है जो गीतों के माध्यम से प्रकट हुआ। स्वयं जी जब मैं डोम्बारी बुरु गया, डोम्बारी पहाड़ी जहाँ पे बिरसा का उलगुलान हुआ और उसके आसपास देखा कि आज भी कोई कल्पना नहीं करेगा बाहरी समाज का व्यक्ति, क्योंकि वहां पे पाई पाई के लिए, एक एक रुपए के लिए लोगों की हत्या करने को लोग तैयार हैं। तो आदिवासी दर्शन की इस चीज की कल्पना नहीं करेगा कि वहां पर आज भी निजी संपत्ति की अवधारणा उस तरह से जैसे बाहरी समाज में है ऐसे विकसित नहीं हो पाई है। सब कुछ सामूहिक है, सार्वजनिक है। आपको पेड़ों में आम लगे हैं, कटहल लगे हैं, कुछ दूसरी चीजें हैं, वो आप अपनी जरूरत की ले लीजिए, लेकिन वो मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। ये नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, खलियान, ये सब सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। आज जो मुनाफा केंद्रित संस्कृति को हमने अपनाया है उसी का परिणाम है। देखिए आप, अब हम शाम को जब न्यूज देखने के लिए बैठते हैं तो एक जी बहुत बड़ी खबर इन दिनों आ रही है कि भाई इतने लोगों की नौकरियां चली गई। ये सारे के सारे लोग, जो दूसरी खबर है कि इतने मजदूर भूख से मर रहे हैं, वो अपने घर नहीं जा पा रहे। जिन लोगों को नौकरियों पे रखा, जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनके मालिकों ने, उन फैक्ट्रियों के मालिकों ने, नौकरी देने वालों ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि उनको सिर्फ मुनाफे से मतलब है। जब तक मुनाफा मिला तब तक वो उनके काम की चीज थी। बड़े बड़े उदाहरण हैं पूरी दुनिया में। खुद अमेरिका जो कि पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र है, सारे देश उसके जैसे बनना चाहते हैं। आज वो अमेरिका की हालत ये है कि वहां पे इतने लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं। वो हमारे लिए आदर्श कैसे हो सकता है जहां पर आप इंसान इंसान की आपस में कोई उसके सुख दुख में अगर आप साथ नहीं है तो दूसरे प्राणियों के बारे में, दूसरे जीव जंतुओं के बारे में, पहाड़ों जंगलों के बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए। हाँ आदिवासी दर्शन इस सामूहिकता का दर्शन है, पूरी सृष्टि को बचाने का दर्शन है। मूल रूप से यही बात है। गंगा जी, मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि आदिवासी दर्शन को अभिव्यक्त करने वाली अगर कुछ किताबें हैं तो उनके उनके बारे में बताएं। और दूसरा कि क्या आज के जो आदिवासी लिख रहे हैं उसमें ये दर्शन कितना आ रहा है? देखिए, आदिवासी दर्शन का को अगर आपको व्यवहार में समझना है तो ऐसे आदिवासी समुदायों के बीच चले जाइए जो बाहरी संपर्क में नहीं आए हैं या ना के बराबर आए हैं। वहां आपको मूर्त रूप में साक्षात आपको आदिवासी दर्शन और आदिवासियत देखने को मिल जाएगी। अगर आदिवासी दर्शन को आपको थ्योरेटिकली समझना है, सिद्धांत से समझना है, जो जयपाल सिंह मुंडा की किताब आपने एक संपादित की है, आदिवासी दम या हिंदी में आदिवासियत नाम से, तो उसमें सिर्फ जयपाल सिंह मुंडा के कुछ व्याख्यान है, उनके लेख और भाषण हैं, उनके माध्यम से कुछ आप समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्रोत आदिवासी दर्शन को समझने का हो सकता है कि हम जो पुरखा साहित्य है, देश की, दुनिया की तमाम आदिवासी भाषाओं में जो मौखिक परंपरा में अभी तक विद्यमान था, जिसके कुछ संकलन हुए हैं, जब उन संकलनों का अध्ययन करें तो एक एहतियात जरूर बरतें, एक सावधानी जरूर बरतें कि
संकलनकर्ता कौन है, उसके विचार क्या हैं, उसने अनुवाद कैसा किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो संकलन करता है वो अपने किसी निहित स्वार्थ की वजह से संकलन करते वक्त उसको मॉडिफाइड कर देता है, उसको बदल देता है, कई बार उसके अनुवाद करते वक्त बदल देता है। तो ऑथेंटिक जो संकलन है और सबसे प्रामाणिक स्रोत तो ये कि कम से कम 1-2 आदिवासी भाषाएं सीखें और स्वयं आदिवासियों से संवाद करें, उनके गीतों कहानियों को समझें। जैसे आप विभिन्न भाषाओं के संकलन सामने आए, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में फादर जी। हाफमैन ने गीतों का भी संकलन प्रस्तुत किया है। उसको देखें तो इस तरह के जो स्रोत है अलग-अलग भाषाओं में, पूर्वोत्तर की भाषाओं में कुछ इस तरह के संकलन हैं, उन संकलनों को और इसका सिद्धांत क्या है और कैसे आदिवासी दर्शन साहित्य में दिखाई पड़ता है और साहित्य की पहचान कैसे करें। वंदना जी की अच्छी किताब है, आदिवासी दर्शन और साहित्य नाम से किताब है, आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन नाम से किताब है। इस तरह की किताबें भी मददगार साबित हो सकती हैं आदिवासी दर्शन को समझने के लिए। और ये अच्छा हुआ कि जब आदिवासी साहित्य आया और इसके बारे में विचार विमर्श बहस शुरू हुई तो स्वानुभूति और सहानुभूति की बहस में पड़े बगैर ये बात कही गई कि भई जिसमें आदिवासी दर्शन होगा वही आदिवासी साहित्य है, भले ही उसका लेखक कोई भी हो। जी, बहुत बढ़िया बात करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो अभी जो रचनाकार सामने आए हैं, जो लोग लिख रहे हैं, हुँ। उसमें आदिवासियत का तत्व कितना आ रहा है? या आ रहा है ये कि इस बात से देखिए इस बात का संबंध इससे है कि जो रचनाकार है वो किस उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं। जी, अगर वो आदिवासियत को अव्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं तो जरूर आदिवासियत आएगी और जो मातृभाषाओं में लिख रहे हैं मेरे ख्याल से उनके यहाँ पे ज्यादा बेहतर चीजें आपको मिलेंगी। हालांकि मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता क्योंकि मेरे पास भी अनुवाद होके ही चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी जी, मातृभाषाओं में ज्यादा प्रामाणिक चीजें मिलेंगी। और जो दूसरी भाषाओं में लिख रहे हैं अगर वो किसी पुरस्कार प्राप्ति के लिए लिख रहे हैं, ये एक होड़ का समय है। जैसे हम बाहरी समाज के साथ जाएंगे जो एक संस्कृतिकरण की अवधारणा है कि जी, लोग क्या करते हैं कि बाहरी समाज में लोग जैसे रहते हैं उनके जैसे बनना चाहते हैं, फिर उनके जैसे बनने में उनके जैसी भाषा में लिखना चाहते हैं, उनके जैसे पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जैसे प्रकाशकों से छपना चाहते हैं। जब इस मकर जाल में या इस चक्रव्यूह में अगर कोई रचनाकार फंसता है तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे वो आदिवासियत के साथ समझौता करता है, आदिवासियत को छोड़ता है। मैं जानता हूँ कई लोगों को जिनसे हमारी व्यक्तिगत मित्रता है, लेकिन वो बाहरी इन्फ्लुएंस से, बाहरी प्रभाव से खुद को बचा नहीं पाए हैं। उनके अंदर पोटेंशियल है, वो बहुत बेहतर कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी मातृभाषाओं को भी जानते हैं, उस पूरे परंपरा और संस्कृति से बखूबी परिचित हैं। लेकिन वो हिंदी के लोगों की तरह लिखना चाहते हैं, वो अंग्रेजी के लोगों की तरह लिखना चाहते हैं। इसलिए उनकी शब्दावली में बदलाव आ गया है। उनके देखिए भाषा की भी एक विचारधारा होती है। भाषा जी, जिस समाज द्वारा व्यवहार की जाती है, जिस समाज समाज द्वारा बोली जाती है, उस समाज के मूल्य और उसके समाज की रुचियाँ, उसके सुख-दुःख सब कुछ उस भाषा में आ जाते हैं और फिर वो मूल्य और विचार उनसे आप बहुत समय तक बच नहीं सकते। अगर कोई समाज किसी भाषा का व्यवहार करता है और उस समाज में एक हद से ज़्यादा पदानुक्रम है, ऊँच-नीच है, तो उस भाषा में भी वो पदानुक्रम और ऊँच-नीच आ जाएगा। उस भाषा में लिखने वाला, उस भाषा में दीक्षित फिर कोई भी रचनाकार, चाहे उसकी मूल भाषा में वो चीज़ नहीं है, उस भाषा जो नई भाषा में आने के बाद में उन चीज़ों को अपनाएगा जो उस भाषा की विशेषता है, उस भाषा को बोलने वाले समाज की विशेषता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि भई हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु या गुजराती, मराठी, भीली किसी में मत लिखिए आप, सब भाषाओं में लिखिए। लेकिन अपनी मातृभाषा को छोड़ने की शर्त पे नहीं, सबसे पहले अपनी मातृभाषा में लिखिए और अपनी मातृभाषा में कम से कम सोचिए अपनी मातृभाषा में। जो रचनाकार अगर मुझे सुन रहे हैं कोई, तो मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि सोचने की पूरी प्रक्रिया और बल्कि पहला ड्राफ्ट अपनी मातृभाषा में तैयार करिए। अपनी रचना का जो भी आप कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं आप, कोई गीत लिख रहे हैं, सबसे पहले अपनी मातृभाषा में उसको ड्राफ्ट करिए। फिर आप उसको इस बात पर तोलिए। आप कहेंगे कि ये तो सायास रचना करना हुआ। देखिए साहित्य जिसको हम कह रहे हैं, वो एक सायास प्रक्रिया भी है। तो उसमें फिर उसको इस बात पे तोलिए
कि मैं अपने समाज का सच कह पा रहा हूँ या नहीं कह पा रहा हूँ, मैं अपने समाज की सच्चाई को ठीक ढंग से प्रस्तुत कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का ध्यान रख करके फिर उसको आप खुद ही वो ट्रांसलेट करिए, खुद ही उसका तर्जुमा करिए, तो शायद उसमें आदिवासी दर्शन बेहतर रूप में आ पाएगा। हाँ गंगा जी, ये इंद्राज मीना कोई है, वो आपकी किताब का नाम पूछ रहे हैं। और पूजा पवार थोड़ा सा आपसे और जानना चाहती हैं कि सहानुभूति और स्वानुभूति क्या है। दरअसल जब दलित साहित्य का आंदोलन आया हिंदी में, खासतौर पर 80 के दशक के बाद से, तो दलित साहित्यकारों ने अपने लिए एक अलग धारा मनवाने के लिए आंदोलन किया और कहा कि हमारा साहित्य अलग है, हमारी अनुभूतियां अलग हैं। तो सवर्ण साहित्यकारों की तरफ से ये कहा गया कि भाई साहित्य को हम विभाजित नहीं कर सकते, साहित्य तो साहित्य है, उसमें ना तो कोई जातिवाद हो सकता, ना उसकी इस तरह की जाति के आधार पर श्रेणी हो सकती। और जहां तक दलितों का सवाल है कि दलितों के बारे में देखिए, प्रेमचंद ने लिखा है, निराला ने लिखा है, नागार्जुन ने लिखा है, फला ने लिखा है, ऐसे ढेरों नाम गिना दिए जाते थे। तो उस दौर में दलित साहित्यकारों की तरफ से, दलित आलोचकों की तरफ से ये तर्क दिया गया कि हमने जो भोगा है वो आपने नहीं भोगा, हमारे पास भोगा हुआ यथार्थ है, हमारे पास सहानुभूति है, यानी हमने खुद ने वो अनुभव किया है, मैला हमने उठाया है, बैलों की या पशुओं की खाल हमने निकाली है, उसको हम बेचने अपने सिर पर रख करके हम गए हैं मार्केट में। तो ये ऐसे अनुभव हैं कि जो आपने अनुभव नहीं किए हैं, आपको उसकी अनुभूति नहीं है, इसलिए आप उसके बारे में प्रामाणिक नहीं लिख सकते। तो ये सहानुभूति का तर्क यहीं से निकल करके आया कि हमारा जो अनुभव है वो स्व अनुभव है, स्वानुभूति है, आपका अनुभव है वो आपने सिर्फ देखा है, सुना है, इसलिए सहानुभूति है। और सहानुभूति पर लिखा हुआ साहित्य प्रामाणिक नहीं हो सकता, स्वानुभूति पे लिखा हुआ ही प्रामाणिक हो सकता है। हालांकि इस तर्क की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन पूजा जी के लिए मैं यही कहूंगा कि ये मूलभूत तर्क था उस दौरान उस पूरी बहस में। लेकिन आपने अपनी किताबों का नाम नहीं बताया जो इंदिराज मीना जी ने पूछा। इंदिरा जी तो मेरे वॉल पे जाकर के देख सकते हैं, मैं बीच बीच में शेयर भी कर देता हूँ। कुल 6 किताबें हो गई है, लेकिन मैं अपनी किताबों के बारे में खुद बताऊंगा तो वो यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। आप अमेजोन पे जाके देख लीजिए और जो आपको पसंद हो पढ़िए, वहां से आप मुझसे भी लेकर के पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो लोग इस लाइव में बाद में जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि आज का ये लाइव हम डॉक्टर गंगा साहेब मीणा जी के साथ कर रहे हैं, जो मूलतः सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन कई विश्वविद्यालयों से होते हुए उनका पिछले कई सालों से पढ़ाव जेएनयू में है। जेएनयू में हिंदी भाषा साहित्य पढ़ाते हैं और लिखते हैं, आदिवासी साहित्य नाम की पत्रिका निकालते हैं और आदिवासी वैचारिकी के लिए काम करते हैं और तमाम उत्पीड़ित तबकों की बात उठाते हैं अपने लेखन में और उनको समर्थन देते हैं। तो मैं अभी हम लोग अब जो आज का ये विषय है उस पर आते हैं कि आदिवासी आत्मसंस्मरण, क्योंकि पिछले एक दशक के दौरान या 2 दशकों के बीच में आत्मकथाओं को लेकर बड़ा बवाल मचा इस देश में और खूब सारे आत्मकथाओं को इस तरीके से पेश किया गया कि सब कुछ, पूरा भारत का साहित्य जो है वो आत्मकथामय हो गया। लेकिन उस आत्मकथा में न तो आदिवासियों की चर्चा की, और अब जब उस पे चर्चा करके आघा गए हैं लोग स्त्री आत्मकथा पे, दलित आत्मकथा पे, तो अब कह रहे हैं कि आदिवासी भी लिखते हैं क्या। तो आदिवासी आत्मसंस्मरणों पर आपका जो अध्ययन है उसके बारे में दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, आदिवासी आत्मकथाओं के नाम पर मैंने बहुत अध्ययन मेरा नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सारी आत्मकथाएं भी नहीं है, बल्कि हिंदी में तो कोई आत्मकथा है ही नहीं। और जब मैं आदिवासी साहित्य पर अध्ययन कर रहा था और जब मैंने इस पर लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने यही लिखा कि चूंकि इसमें जो आत्मकथा है उसमें एक व्यक्ति या मैं प्रधान होता है,
और आदिवासियत में या आदिवासी दर्शन में मैं के बजाय हम यानी पूरा समाज प्रधान होता है, इसलिए आदिवासी साहित्य में आत्मकथा लेखन की कोई परंपरा नहीं है। मेरा अभी भी मतलब ये बात मैंने करीब 7-8 साल पहले से लगातार इस बात को लिखता, बोलता रहा हूँ। लेकिन अब इसमें मैं थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ कि अगर आत्मकथा लिखें आदिवासी तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बुराई नहीं है आत्मकथा में अपने आप में, क्योंकि इसके माध्यम से बाहरी समाज के लोग अगर आदिवासी जीवन के बारे में कुछ जानते हैं, तो ठीक ही है। लेकिन आदिवासी आत्मकथा का खास तौर पे ये जब बियॉन्ड द जंगल और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अनुवाद किया इसका और हिंदी के पाठकों को उपलब्ध कराया, जंगल के आगे नाम से। ये किताब मित्रों आप देखिए ये अच्छा है कि इस लाइव में ये सीधा ही दिख रहा है, नहीं उल्टा दिखने का खतरा था। ये सीता रत्नमाला की आत्मकथा है जो 1968 में अंग्रेजी में बियॉन्ड द जंगल के नाम से छपी और लंदन से प्रकाशित हुई। उसका हिंदी में तर्जुमा अश्विनी कुमार पंकज जी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने हिंदी में तर्जुमा किया और 2018 में जब 50वीं सालगिरह थी इस किताब की, उस वक़्त प्रकाशित किया। बड़ा महत्वपूर्ण काम किया और इस किताब को पढ़ने के बाद भी मैं इस ओपिनियन पे आया हूँ कि हाँ, आदिवासियों की आत्मकथाएँ हो सकती हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आदिवासियों की आत्मकथाएँ थोड़े भिन्न स्वरूप की हैं। आप कहेंगे कैसे भिन्न है और आत्मकथा का जो पिछली जो पुरानी आत्मकथाएँ खास तौर पर स्त्रीवादी साहित्य में बहुत आत्मकथाएँ आई, दलित साहित्य में बहुत आत्मकथाएँ आई, उनसे कैसे भिन्न है? तो इस आत्मकथा में सीता रत्नमाला का जीवन ज़रूर है, लेकिन उनका जीवन बहुत कम है। इस सवाल को हमको यहाँ से समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति आत्मकथा क्यों लिखता है और ख़ास तौर पर जिसको हम तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की असहमति है, अस्मितावादी साहित्य कहते हैं, तो अस्मितावादी साहित्य में इतनी आत्मकथाएँ क्यों लिखी गई? देखिए और ये बात सिर्फ आत्मकथा के बारे में नहीं है, ये बात बाकी विधाओं के बारे में भी है, क्योंकि जब व्यक्ति लिख रहा होता है, खुद मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा पढ़ते हुए उनकी कहानियों को पढ़ा तो पता चला कि बहुत सारी कहानियाँ उनके जीवन से ज़ाहिर-सी बात है कहानी का प्लॉट व्यक्ति अपने जीवन से ही लेता है, तो वो जीवन की घटनाएँ हैं, उनको पात्रों के नाम, जगहों के नाम बदल कर के ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उनको प्रस्तुत किया, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है वो वही है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आत्मकथा सिर्फ आत्मकथा में नहीं होती, ये आत्मकथित दूसरी विधाओं में भी होता है और व्यक्ति आत्मकथा लिखता क्यों है? खासतौर पे इन उत्पीड़ित अस्मिताओं की तरफ से, स्त्रियों की तरफ से, दलितों की तरफ से देखिए आप अगर किसी उत्पीड़ित समुदाय का हिस्सा हैं, तो आप मूल रूप से इसलिए आत्मकथा लिखते हैं या लिखती हैं कि आपके साथ में क्या-क्या हुआ और उन सब से आप कैसे लड़े और आप अपने आप को एक योद्धा के तौर पर प्रस्तुत करते हैं और आप एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में आप इस तरह की चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप उससे निकले और आपने देखो ये दूसरा समाज कितना बुरा है, दूसरा जो भी हर आत्म का एक अन्य भी होता है, सेल्फ का एक अदर भी होता है, ये अदर बहुत खराब है और उससे हमको लड़ना है, वो लड़ने की चेतना के लिए सामान्य तौर पे आत्मकथाएँ लिखी जाती हैं। लेकिन आत्मकथा या किसी भी लेखन की एक प्रक्रिया होती है, आप उस प्रक्रिया को समझिए और फिर आत्मकथा के सच को समझिए। मेरे पास कल्पना करिए कि मेरे पास में जीवन के 1000 अनुभव हैं। हर किसी के पास बहुत सारे अनुभव होते हैं जिसकी जितनी उम्र और जितने ज़्यादा लोगों से मिला, जितनी तरह की चीज़ें उसने जीवन में झेली या देखी, उसके आधार पर उसके अनुभवों की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। लेकिन बहुत सारे तजुर्बे हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। हम क्या करते हैं कि आत्मकथा लिखने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए उनमें से कुछ अनुभवों का चयन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अनुभव हैं, फिर चयन है। हमने सेलेक्ट कर लिया कुछ अनुभवों को कि भई इन अनुभवों के बारे में लिखना है। फिर हमने उन अनुभवों को जब हमने जिया था तब एक अलग बात थी। आज हम उन अनुभवों को याद कर रहे हैं स्मृति के आधार पर, तो हम उनको रिक्रिएट कर रहे हैं, हम उनको
फिर से कल्पना के आधार पर पुनर्सृजित कर रहे हैं और फिर उसको एक भाषा में लिख रहे हैं। देखिए पूरी प्रक्रिया लिटरेचर की पॉलिटिक्स से अछूती नहीं है, सोशल पॉलिटिक्स से अछूती नहीं है पूरी प्रक्रिया। जब आप अनुभवों में से पहली बात किन अनुभवों का चुनाव करते हैं, निश्चित तौर पे आप ऐसे अनुभवों का चुनाव नहीं करेंगे जिनमें आप दोषी साबित हो रहे हों, जिनमें आप गलत साबित हो रहे हों। जो कोई ऐसा एक श्याम पक्ष है उसके बारे में आप नहीं लिखेंगे। तो आपने ऐसे अनुभव चुन लिए जिनमें आपके साथ में उत्पीड़न हुआ, बहुत गलत हुआ। फिर सामने वाले को गलत साबित करने वाले अनुभवों का भी आप चयन करते हैं कि भई ये हमारा प्रतिपक्ष है, ये अदर है, हम सेल्फ है, हम तो उत्पीड़ित हैं, हम तो मरे-पिटे हैं, दुखी हैं और ये अदर हैं और ये इन्होंने हमारा शोषण किया है, ये करते हैं। सामान्य तौर पे ऐसे कुछ घटनाओं को चुनते हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि कुछ रचनाकार इतने सजग हैं इस चयन की प्रक्रिया में कि वो ऐसे अनुभवों का भी चयन करते हैं जिसमें वो अदर को, यानी अगर दलित हैं तो वो ब्राह्मण के सकारात्मक पक्षों को भी ढूंढ करके लाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि बताते हैं कि किन-किन ब्राह्मण अध्यापकों ने उनकी मदद की यहाँ तक बढ़ने में। तुलसीराम जी की आत्मकथाओं में तो आत्मकथा के दोनों हिस्सों में तो ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं। अ, लेकिन ये रचनाकार अगर सजग होगा तभी हो पाएगा। फिर जब हम उन घटनाओं की व्याख्या करते हैं, उनको पुनर्सृजित करते हैं, तो जो हमने भोगा था, तो वो घटना कुछ और थी। लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं, हम बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ से प्रभावित होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। उस नए आइडियोलॉजी के प्रभाव में हम उस घटना को पुनर्सृजित करते हैं, फिर एक भाषा का सहारा लेते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में मैं समझता हूँ कि जो आपका सेल्फ एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी मैनिपुलेट हो गया। वो अपने मूल रूप में सामने नहीं आ सकता, जैसा कि दावा किया जाता है। इसमें आप जिस अदर को प्रस्तुत कर रहे हो, उस अदर के बारे में ठीक है, आपने जो लिखा है, वो तो आप कह रहे हो ऑथेंटिक है, लेकिन आपने दूसरे के बारे में लिखा है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, कैसे जाँच करेंगे? क्योंकि स्वानुभूति का तो आप दावा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में आप कैसे? तो कुल मिलाकर के जो ऑटोबायोग्राफी राइटिंग है, वो इतनी कोई पाक, साफ या ऑथेंटिक विधा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसको एक साहित्य की तरह ही देखना चाहिए। हाँ, उसमें रचनाकार के दर्शन को देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रचना में रचनाकार का दर्शन देखा जाना चाहिए, लेकिन आत्मकथाओं में खास तौर पर, क्योंकि उसमें रचनाकार ये दावा कर रहा है कि वो एक सच कह रहा है और हर रचनाकार का एक विज़न होता है। उस विज़न को आप तलाशिए कि वो बहुत सारी चीज़ों की आलोचना करेगा अपनी रचनाओं में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जिस तरह की दुनिया चाहता है, उसमें वो चीज़ें नहीं होंगी, जिनकी वो आलोचना कर रहा है। फिर जिन चीज़ों के वो समर्थन में खड़ा होता है, वो चीज़ें होंगी। यानी वो कैसी दुनिया चाहता है? वो क्या उस समाज में ब्राह्मण रहेंगे? क्या उस समाज में गैर आदिवासी रहेंगे जिसकी वो कल्पना कर रहा है? क्या उस समाज में पुरुष रहेंगे? जो आने वाली दुनिया है, जिस दुनिया का वो सपना देख रहा है, जो उसका विज़न है, इसको तलाशना बहुत ज़रूरी है, उसकी पड़ताल उस रचना में और ख़ास तौर पे आत्मकथा में। क्या उसमें पदानुक्रम होगा? क्या उसमें ऊँच-नीच होगी? एक-दूसरे के बारे में पूर्वाग्रह होंगे? प्रकृति के साथ कैसे रिश्ते होंगे? स्त्री-पुरुष के कैसे रिश्ते होंगे? समाज के भीतर के पदानुक्रमों को लेकर के रचनाकार की क्या राय है? इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है और जहाँ तक आदिवासी आत्मकथ्यों का सवाल है, टेमसुला आओ के आत्मकथ्य के बारे में सुना है, वो पढ़ा नहीं। लेकिन सीता रत्नमाला के आत्मकथ्य को पढ़ते हुए लगा कि ये बेसिकली एक आदिवासी लड़की के जीवन की कहानी है, जिसमें एक आदिवासी का बाहरी समाज से परिचय की भी कहानी है, कैसे परिचय होता है बाहरी समाज में। सबसे पहले जैसे वो उसके चोट लग जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या है, अस्पताल क्या है, पहली बार वो लड़की और उसका पिता जानते हैं और उन डॉक्टरों की भाषा अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका आचार-व्यवहार अलग है। लेकिन उस डॉक्टर को वो पसंद भी करती है, उसने ठीक किया उसको। फिर वो स्कूल जाती है, स्कूल जाने पर सबसे पहले उसका स्कूल क्या है इस बात से परिचय होता है, कपड़े क्या हैं, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कपड़ों में कितनी असहजता या सहजता होती है, जूते क्या है, जूते पहनने से कैसा फ़ील होता है सबसे पहले जिसने कभी जीवन में जूते नहीं पहने और एक स्टेज के बाद। तो बाहरी समाज उसके साथ कैसा बर्ताव करता है, उस बर्ताव को लेकिन उस बर्ताव में खास बात है कि बाहरी समाज के प्रति कोई नफ़रत का भाव नहीं है, कोई घृणा का भाव नहीं है, कोई बदला लेने का भाव नहीं है। बस ये बाहरी समाज है, इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया और ये प्रकृति है जहाँ से मैं आई हूँ और मैं तो
मुझे मेरी प्रकृति और उसकी गोद ही बेहतर लगी इस बाहरी समाज की तुलना में। ये बात इस आत्मकथ्य से निकल करके आती है, जो मेरे ख्याल से कोई भी आदिवासी रचनाकार आत्मकथ्य लिखेगा तो कमोबेश इसी दर्शन पर पहुंचेगा। हाँ, कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति अगर अपने जीवन को महिमा मंडित करने के लिए आत्मकथ्य लिखेगा, जैसा कि हो सकता है कि आदिवासी रचनाकार जो इन दिनों सक्रिय हैं, वो बाहरी समाज के प्रभाव में आए और वो इस तरह के आत्मकथ्य लिखें जिसमें वो खुद को महिमा मंडित करें और इस रूप में प्रस्तुत करें कि वो कोई लीडर हैं, वो कोई वो बहुत महान व्यक्तित्व के धनी हैं, इसलिए वो फॉलो करना चाहिए। इस तरह के चलन शुरू हो सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आदिवासी रचनाकार इस बात को लेकर सजग रहें और अपने आत्मकथ्य अगर वो लिखते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बदला लेने की भावना के, जो आपने देखा है, खासतौर पर प्रकृति के साथ जो रिश्ता है एक आदिवासी का, जो उसके जीवन में जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को ध्यान में रख करके आत्मकथ्य लिखा जाना चाहिए। लोग एक सवाल ये कर रहे हैं, प्रीति डुंगडुंग है, सरदार मीणा है, ये लोग आपसे पूछ रहे हैं कि दलित वैचारिकी और आदिवासी वैचारिकी में मूल फर्क क्या है? क्यों कुछ लोग अपने को दलित चिंतक के रूप में पेश करते हैं? देखिए, दोनों में पहले तो दलित और आदिवासी में फर्क है, इस बात को हमको समझना होगा और वैचारिकी की बात बाद में हम करेंगे। जी। बहुत सारे लोग जो खास तौर पर आजकल तो पता नहीं कितने अवेयरनेस में बदलाव हुआ है, लेकिन जब हम छोटे थे, 10वीं 12वीं में पढ़ते थे, तो हम तो दलित और आदिवासी शब्दों से बहुत परिचित नहीं थे। लेकिन आजकल के विद्यार्थी, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों में भी ये पद बहुत प्रयोग में आने लगे हैं, या कहीं न कहीं से सुन लेते हैं। लेकिन जब सुनते हैं तो कई लोगों के मन में भ्रांति भी रहती है कि भई दलित क्या है? दलित दबे कुचले पिछड़े लोग हैं। क्या जो एससी एसटी के लोग हैं उनको सम्मिलित रूप में दलित कहा जा सकता है? तो देखिए, अनुसूचित जाति जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक संवैधानिक पद है, उसी को समाज विज्ञानों में दलित कहा गया है और मोटे तौर पर अनुसूचित जनजाति जो एक संवैधानिक पद है, उसी को समाज विज्ञानों में और नृतत्व शास्त्र में आदिवासी कहा गया। आदिवासी इस देश के मूल निवासी, किसी भी जगह के मूल निवासी, सबसे पुराने बाशिंदे हैं। दोनों की वैचारिकी भिन्न प्रकार की है और वैचारिकी को अगर हम जो थिंकर्स है उनकी मदद से देखना चाहें तो और जो सिद्धांत हैं उसकी मदद से देखना चाहें तो जो दलित वैचारिकी है उसके थिंकर्स में सबसे बड़ा नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। फिर ज्योतिबा फुले भी वहां पर प्रेरणा के स्रोत हैं और आदिवासी वैचारिकी में जयपाल सिंह का आप नाम ले सकते हैं। बिरसा उस तरह से एक विचारक के तौर पे नहीं, एक पुरखे के तौर पे आते हैं और रामदयाल मुंडा का आप नाम ले सकते हैं। नए लोगों में आप बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि हमारे समकालीन है, इसलिए उनका नाम लेने के बजाय मैं सिर्फ कहूँगा बहुत सारे लोग अच्छा लिख रहे हैं। जो वैचारिकी में मूलभूत फ़र्क है, वो ये है, वो फ़र्क सवालों के आधार पर आता है। क्योंकि जो दलित समाज है, वो हिंदू धर्म व्यवस्था का हिस्सा रहा है। इस वजह से उसका जो उत्पीड़न है, वो भी उसी हिंदू पदानुक्रम व्यवस्था की वजह से हुआ है और उसकी जो चेतना है, उसके संघर्ष हैं, वो उसी पदानुक्रम, उस हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है, उसके खिलाफ उसका पूरा संघर्ष है। लेकिन आदिवासियों का जो संघर्ष है या आदिवासियों का जो वैचारिकी है, वो मूल रूप से अपनी प्रकृति और पुरखों पर आधारित है। जिसमें अगर कोई अदर के तौर पे आप खोजना चाहें, सेल्फ और अदर के कॉन्सेप्ट को अगर हम लेकर चलें, तो पूरा का पूरा बाहरी समाज अदर की तरह वहाँ पर आता है। उसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं और दूसरे समुदाय, सभी समुदाय शामिल हैं क्योंकि आदिवासियों के साथ बाहर के लगभग सभी समाजों ने एक जैसा बर्ताव किया है और आदिवासी अपने उस प्रकृति और पुरखों की पर केंद्रित अपने उसी दर्शन में को प्रधान मानते हैं और वो अपनी स्वायत्तता के हक में, अपने आत्मनिर्णय के हक में हमेशा लड़ना चाहते हैं, दुनिया के सभी आदिवासी।
बहुत सारे देशों ने उस आत्मनिर्णय के हक का सम्मान किया है, उसको मान्यता दी है। बहुत सारे देशों ने नहीं दी है, जहां पर आदिवासी इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हीरालाल यादव जी का सवाल है कि क्या आदिवासी साहित्य को दलित साहित्य में समाहित नहीं हो जाना चाहिए? क्यों हो जाना चाहिए? मेरा सवाल यह है, क्यों हो जाना चाहिए? कोई व्यक्ति भी किसी दूसरे के अंदर समाहित नहीं हो सकता। हर किसी की अपनी विशेषताएं होती है। आदिवासी समाज तो बहुत अलग है। आदिवासी समाज के सवाल बहुत अलग हैं। वहां पर जैसे आप देखेंगे कि स्वयं जिन चीजों से आदिवासी परिभाषित होता है, मान लीजिए संस्कृति, भाषा, वो परिवेश। अब ये तीनों सवाल, यानी जो जंगल पहाड़ का परिवेश है, आदिवासियों की संस्कृति है, उनकी भाषा है। अब ये तीनों चीजें आदिवासियों के लिए बहुत अहम है, टॉप प्रायोरिटी में है। लेकिन इन तीनों चीजों का दलित दर्शन में या दलित वैचारिकी में कोई स्थान नहीं है। जिस परिवेश में रहते हैं, दलित उस परिवेश को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो शोषण का परिवेश है। उनको जो दक्षिण टोले में, दक्षिण दिशा में बसा दिया गया है, या जहां पर भी, उसको वो छोड़ना चाहते हैं। आदिवासी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते। तो परिवेश से आदिवासियों का गहरा लगाव है, दलित दर्शन में उसकी कोई प्राथमिकता नहीं है। संस्कृति, दलित जिस संस्कृति में पले बड़े हैं, वो शोषण की संस्कृति है, वो ब्राह्मणवाद की संस्कृति है, उसको वो छोड़ना चाहते हैं। आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं। उस संस्कृति के माध्यम से न केवल वो परिभाषित होते हैं, बल्कि उनका जीवन उसी से चलता है। अगर उसको छोड़ देंगे, जैसे जिनको मजबूरन छोड़ना पड़ा, विकास योजनाओं की वजह से जो शहरों में विस्थापित हुए, वो आदिवासियत भी उनके अंदर खत्म हो गई, उनका जीवन एक तरह से तबाह हो गया। उस संस्कृति से ही वो परिभाषित होते थे, उसी से जीते थे। भाषा, दलितों की कोई अलग से भाषा नहीं है। जिस इलाके में रहते हैं, वहां के बाहरी समाज के लोग जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, उसी भाषा को अपनाते हैं। इसलिए चंद्रभान प्रसाद ने तो ये कहा कि इन भाषाओं को छोड़ो, अंग्रेजी को अपनाओ, अंग्रेजी मुक्ति की भाषा है। आदिवासी दर्शन ऐसा नहीं मानता। आदिवासी लोग मानते हैं कि अपनी भाषाओं को बचाओ, क्योंकि अपनी भाषाओं में अपना ज्ञान संरक्षित है, अपने पुरखों की यादें संरक्षित हैं। अपनी भाषाओं को, संस्कृति को बचाना, उन पुरखों की यादों को बचाना है, जो एक पूरी वैकल्पिक ज्ञान परंपरा है, जिससे हम अब तक जीते आए हैं। देखिए, 3 बिंदु मैंने बताए बहुत मोटे तौर पर। इसी तरह से आप अगर देखें तो बाजारवाद, भूमंडलीकरण के साथ रिश्ता, ये बाजारवाद, भूमंडलीकरण वगैरह अवधारणाएं ये दलितों को मुक्त करती हैं। उनको अब मॉल में जाने के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को, और कोई भी प्रवेश कर सकता है। जाति के आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता। यानी ये लिबरेट करती है, उस कास्ट सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रहार करती है। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन, यही बाजारवाद आदिवासियों को तबाह करता है, उनकी जगहों को संसाधन समझता है, उनको लूटता है। इसलिए तमाम क्षेत्रों में आदिवासियों और दलितों का कोई एका वैचारिक स्तर पर शायद संभव नहीं है। जो कुछ एकता दिखाई पड़ती है, वो सिर्फ आरक्षण की वजह से है। और थोड़ा बहुत आजकल जैसे आदिवासी बाहर निकले हैं, तो उनके साथ ब्राह्मणवादी व्यवहार भी होता है, ब्राह्मणवाद का शिकार भी होते हैं। तो जो ब्राह्मणवाद और आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक न्याय, 2 ऐसे बिंदु हैं जिसकी वजह से कुछ एकता के तत्व बनते हैं। बाकी साहित्य के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर या वैचारिकी के स्तर पर काफी कुछ अलग है। इसलिए दोनों अपना स्वतंत्र विकास करें और सहगामी हो, एक दूसरे के विरोध में ना खड़े हों, बल्कि सहगामी हो चीजों को लेकर के। मिनिमम कोई कॉमन प्रोग्राम बन सकता है, कोई साझा कार्यक्रम बन सकता है, तो उस दिशा में हम विचार कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर गंगा सहाय मीणा, जो जेएनयू में प्राध्यापक हैं, आदिवासी साहित्य और वैचारिकी पर लिखते हैं और उसके प्रचार के लिए संलग्न हैं। इसी के साथ साथ वो देश के तमाम उत्पीड़ित तबकों की भी बात उठाते हैं, अपनी लेखनी में उनकी भी समस्याओं का समर्थन करते हैं। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले डॉक्टर सुरेश जगन्नाथम ने तेलुगु के पहले आदिवासी उपन्यासकार
एकुल वेंकटेश्वरलू के बारे में हमको जानकारी दी थी कि उनका परिवार बहुत आर्थिक संकट में है, और उसके बाद हम लोगों ने आप सबसे अपील की थी। जिस अपील के फलस्वरूप जो पैसे आए, आज वो पैसे जो कुल थे 27,000 रुपये जो जमा हुए, विभिन्न साथियों ने सहयोग दिया। उनका नाम हम जल्दी फेसबुक पे जारी करेंगे अगर उनको पसंद हो तो, और जो लोग नहीं चाहेंगे उनका नाम हम जारी नहीं करेंगे। तो एकुल वेंकटेश्वरलू जी के लिए आप लोगों की मदद से अभी तक 27,000 रुपये जुटे, उसमें से 25,000 रुपये आज उनको पहुंचा दिए गए हैं। ये जानकारी हमको डॉक्टर सुरेश जगन्नाथम जी ने दी है। इसके लिए मैं आप सभी का दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और ये उम्मीद जताता हूं कि ये परिवार का ख्याल रखने जैसा है कि हम लोग अपने परिवार का जिस तरीके से ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से आपने इस अपील को संज्ञान के रूप में लिया और एकुल जी के लिए आपने आर्थिक मदद दी। अभी अगर आप और कुछ मदद दे सकते हैं तो दें। हमारे FB फेसबुक वॉल पर डॉक्टर सुरेश जगन्नाथम जी का अकाउंट नंबर है, उनका फोन नंबर है, जिसके जरिए आप एकुल जी को अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। एकुल जी के बारे में पिछले 2-3 दिनों में हमें बहुत सारी जानकारियां मिली जो बहुत पीड़ादायी है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि कैसे राजनीति के सभी लोगों ने, वो चाहे लाल झंडे वाले हों, नीले झंडे वाले हों, किस तरीके से एकुल जी का उन्होंने दोहन किया, शोषण किया, और जब वो पैरालाइज्ड हो गए तो उनको मरने के लिए छोड़ दिया। ये जानकर बहुत तकलीफ हुई। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग आदिवासियत के दर्शन का प्रचार प्रसार करें। हमारी जो अपनी राजनीति है वो आदिवासियत की राजनीति है, जिसमें हम किसी सत्ता प्राप्ति की लालसा नहीं रखते हैं। हम इस देश में, जैसा कि जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि अपने लिए समान अवसर चाहते हैं, जैसे भारत का दूसरा नागरिक इस देश का सारी सुख सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे उसको मिलेगा, उसी तरीके से आदिवासियों को भी मिलना चाहिए, कमजोर तबकों को भी मिलना चाहिए। तो मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस लाइव का जो सबसे सकारात्मक पहलू है कि हम लोगों ने आप लोगों की मदद से एकुल जी को आज 25,000 रुपये की मदद पहुंचाई है, और इसके बाद जो राशि जुटेगी वो हम उनको फिर से पहुंचाएंगे। कृपया एकुल जी की मदद करें। हम लोग किसी के लिए नहीं मांगते हैं, सरकारें अपने ढंग से मदद करती हैं, उनका अपना तौर तरीका है, लेकिन भूख से पीड़ित परिवार को, मुश्किल में घिरे परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता की जरूरत होती है, जिसको आप लोगों ने माना और ये सहायता दी। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। डॉक्टर सुरेश जगन्नाथम जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें एकुल जी से परिचय कराया, जिन्होंने एक उपन्यास लिखा तेलुगु भाषा में, और वो 3 पीढ़ियों की कहानी है। और एक तरीके से गंगा जी, मैं आपको बताऊं कि सुरेश जी बता रहे थे कि जो उनका उपन्यास है एकुल वेंकटेश्वरलू का, एन्नेल्लंगू, जिसका अर्थ होता है चांदनी जैसी हंसी, वो एक तरीके से आत्मकथात्मक उपन्यास है। उन्होंने अपनी माँ की कथा लिखी है, नानी, माँ और खुद के जीवन को उस उपन्यास में लिखा है। तो इस दृष्टि से जो आप कह रहे थे कि तो जो आप कह रहे हैं कि आदिवासियों को अपने आत्मसंस्मरण लिखना चाहिए, जयपाल सिंह मुंडा ने भी अंतिम दिनों में अपना आत्मसंस्मरण लिखने की कोशिश की और कई सारी बातें वो बता गए। हालांकि उनमें वो तलखी नहीं है जो दूसरे आत्मकथाओं में हम लोगों को देखने को मिलती है, या वो रुदन नहीं है। और ये कई सारे, बहुत कम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन किया है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करने वालों, चाहे भारत के लोग हों, चाहे विदेशों के रिसर्चर हों, अध्येता हों, उन सब लोगों ने ये महसूस किया है और माना है आप ही की तरह कि आदिवासियों का आत्मकथात्मक लेखन रुदन नहीं है, किसी पे आरोप नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात कही है, जैसा कि कहने की उनके समाज में परंपरा रही है। तो हम लोगों का समय अब लगभग हो चला है। मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा गंगा जी कि कोरोना के बाद भारत के कमजोर तबकों के लिए
श्रमिक वर्ग के लिए, खास करके जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके लिए और इस पूरे देश के लिए, जैसा कि बहुत सारे आदिवासी समाज दुनिया के ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं और अब दबे जबान में ही सही गैर आदिवासी दुनिया भी ये कहने लगी है कि कोरोना के दौर के में और इसके आने वाले समय में राष्ट्रवाद का बहुत ही भयंकर चेहरा हमको दिखाई देगा। तो माइग्रेंट लेबर्स की समस्याओं पर और इस राष्ट्रवाद का जो स्वरूप कैसा होगा आने वाले समय में और उसके लिए खास करके आदिवासी समाज को किस तरीके से पहल करनी चाहिए, इस पे आप अपनी बात रखें और इसी के साथ हम इस लाइव को आज समाप्त करेंगे। गंगा जी। देखिए, कोरोना तो एक तात्कालिक समस्या है। मूल सवाल तो यही है कि आदिवासियों को स्टेट के साथ में और बाहरी समाजों के साथ में कैसे रिश्ते रखने चाहिए। इसमें दो तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं। कुछ लोग हैं जो सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, छोटी मोटी हिस्सेदारी सही, तो वो सत्ता की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके जैसे बनना चाहते हैं और छोटा मोटा कुछ चीज लेकर के खुश हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरा विचार भी है जो दुनिया के बहुत सारे आदिवासियों ने अपनाया है, जो उनका मौलिक विचार है, जो उनकी स्वायत्तता के साथ खड़ा है। मेरे ख्याल से आदिवासियों को अपनी जगहों को बचाना चाहिए, अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद या बाहरी समाज उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा, ये पहले से हमको मालूम था, लेकिन कोरोना के इस दौर ने और स्पष्ट कर दिया। वो सिर्फ एक उपभोग की वस्तु हैं, मुनाफा कमाने की एक वस्तु हैं, कमाया मुनाफा और फेंक दिया। आप सोचिए कि इतने घरों में आदिवासी महिलाएं काम करती हैं, खाना बनाती हैं, तमाम कंस्ट्रक्शन का काम, शहरों का, इतने बड़े बड़े शहर खड़े हैं, किसके दम पे खड़े हैं? जिनके दम पे खड़े हैं उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो अगर इस घटना से हम सबक नहीं लेते, मारा तो जाना है, लेकिन कैसे मारा जाना है, हम कैसे मरना स्वीकार करेंगे, ये कम से कम चॉइस हमें अपने लिए रखनी चाहिए। हम अपनी परंपराओं और संस्कृति के साथ अपनी जगहों को बचाते हुए, अपने मूल्यों को बचाते हुए एकजुट होकर संघर्ष करते हुए मरे, तो ये मेरे ख्याल से आदिवासी दर्शन के अनुसार एक बेहतरीन रास्ता होगा, क्योंकि ये व्यवस्था इतनी क्रूर है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। इसमें कम से कम एकजुट होकर के लड़ें, उस आखिरी आवाज की तरह लड़ें जो एक मैसेज छोड़ जाती है आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो एक चेतना का प्रसार करके जाती है। राष्ट्रवाद हो चाहे भूमंडलीकरण हो, दोनों की दोनों अवधारणाएं क्रूर हैं और आदिवासियत पर कहीं फिट नहीं बैठती। आदिवासी इसमें फिट नहीं हो सकते। जो फिट होने की कोशिश कर रहे हैं वो आदिवासियत को त्याग करके और उस पाले में जाते हैं और फिट नहीं होते, लेकिन जीवन काटते हैं। जी। तो अपनी अस्मिता को बचाते हुए, अपनी पहचान को बचाते हुए मेरे ख्याल से एकजुट होने का समय है। छोटे रोजगार पैदा करें अपने इलाके में। मेरे ख्याल से अभी अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमारे इलाके अभी इतने कंगाल नहीं हुए हैं कि हमें किसी और पर आश्रित रहना पड़े, दिहाड़ी करना पड़े। उन जगहों को आप बचाएंगे जिस पे हमारे सैकड़ों हजारों पीढ़ियां जहां पर रह करके जिन्होंने अपना जीवन बचाया और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो हमारा भी जीवन यापन हो ही जाएगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि अपने पुरखों के उस परंपरा पर यकीन करें, अपना आत्मविश्वास ना खोने दें। तमाम सत्ताएं आई हैं और चली जाएंगी,
आपकी एकजुटता, आपकी सकारात्मकता, आपकी सृजनात्मकता ही आपको बचाएगी। उसके साथ खड़े रहें। धन्यवाद। सभी साथियों को जोहार है। ये लाइव थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें थी। हालांकि सवाल अभी भी लोगों के हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे सवालों पर गंगा जी ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। हालांकि दलित और आदिवासी साहित्य की वैचारिकी का जो सवाल है, ये कोई एक लाइव से या एक व्याख्यान से या एक किताब से या एक सेमिनार से इस पर विस्तृत जानकारी हासिल कर पाना और सुस्पष्ट कोई मत बना पाना संभव नहीं है। वह भी ऐसे समय में जब हम बहुत सारे मतों के बीच में हैं और कई मंचों से लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हम कई तरह के संस्कृतियों और वैचारिकियों के भीड़ में खड़े हैं, तो फिर भी उन्होंने गंगा जी ने अपने ढंग से बहुत स्पष्ट तरीके से बात कही और मुझे लगता है कि अपनी समझदारी, हम लोगों की समझदारी को साफ करने में उनकी बातें सहायक सिद्ध होंगी। और जो उन्होंने पहले ही कहा कि जो मूल हमारे पास साहित्य है इस संबंध में, वो पुरखा साहित्य है, ओरेचर है, ओरल लिटरेचर है, जिसको हिंदी में लोक साहित्य कहा जाता है, लोकगीत कहा जाता है, लोक कहानियां कहा जाता है। हम लोग उसको पुरखा साहित्य कहते हैं, ओरेचर कहते हैं। उसमें हमारा जीवन दर्शन है और वो हमारा मुख्य गाइडलाइन है। तो इसी के साथ गंगा जी ने आत्मकथाओं पर भी बहुत बढ़िया ढंग से बात की और उन्होंने जो एक आत्मकथा पढ़ी है, जो संजोग से मेरे द्वारा ही अनुदित और प्रकाशित है, हम लोगों के प्यारा क्रिकेटा फाउंडेशन और गण मित्र से, जंगल से आगे, बियॉन्ड द जंगल, जो का हिंदी अनुवाद है, उसके माध्यम से उन्होंने अपनी बातें की और आदिवासी आत्मकथाओं और दूसरी आत्मकथाओं पर में जो एक बुनियादी फर्क है उसको रेखांकित करने का उन्होंने अच्छा प्रयास किया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों को भी अपना आत्मसंस्मरण लिखना चाहिए ताकि फर्स्ट पर्सन में लोगों के पास नैरेटिव्स आए, उससे लिटरेचर, सोशियोलॉजी और जो पूरा सोशल साइंस है वो उससे समृद्ध हो और जो आगे इस दिशा में अध्ययन है उनकी मदद आदिवासी आत्मसंस्मरण, आदिवासी ऑटोबायोग्राफी कर सके। ये मूल बातें गंगा जी ने कही। गंगा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं उन सबके प्रति भी आभार। और इस लाइव का अब समय खत्म हो गया है, हम लोग इस लाइव को समाप्त करेंगे। बातें तो हमारे पास बहुत है, करना चाहते हैं, समय भी इस लॉकडाउन ने दिया है। हम शहर के लोग बहुत गप मार सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो लोग रोज कमाकर खाने वाले हैं, दलित, पिछड़े, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो घरों में काम करने वाली हमारी माँ बहनें हैं, वो सब बहुत बड़ी परेशानी में है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि गांव में जो खेतीहर मजदूरी करके जीवन यापन करते थे, उन खेतीहर मजदूरों का भी, न सिर्फ शहरों के माइग्रेंट लेबर का, बल्कि जो गांव में खेतीहर मजदूरी करते हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके सामने भी संकट है, क्योंकि खेती का सारा काम भी ठप पड़ा हुआ है और खेतीहर मजदूरों को भी कोई काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे दौर में हम लोग अपनी चिंता उनके प्रति जाहिर करते हैं और हम लोगों के सीमित संसाधन हैं, हम सबकी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जहां हैं कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा समाज और देश हमारा परिवार है। आदिवासी दर्शन ऐसा ही मानता है। आप सभी लोगों का आभार और जोहार।